अवंतिका का पर्दाफाश। आरंभी के गुस्से से कांपी अवंतिका वेटर ने उगल दिया पूरा सच। रायचंद हवेली आज रोशनी से नहाई हुई थी। झूमरों की चमक और मखमली पर्दों की सरसराहट के बीच शहनाई की धुन गूंज रही थी। बाहर से देखने वाले किसी भी शख्स को लगता कि यहाँ खुशियों का कोई महापर्व मनाया जा रहा है, लेकिन हवेली के भीतर की हवा में एक अजीब-सा तनाव घुला हुआ था। अवंतिका रायचंद, जो हमेशा की तरह अपनी रेशमी साड़ी और हीरों के हार में सजी-धजी मेहमानों का स्वागत कर रही थी, के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी। उसे लग रहा था कि उसका बुना हुआ जाल अब पूरी तरह से मुकम्मल हो चुका है और अब उसे कोई भी नहीं हरा सकता। वह अपनी इस जीत पर मन ही मन इतरा रही थी और हर आने-जाने वाले से बेहद शालीनता के साथ मिल रही थी, लेकिन उसे इस बात का ज़रा भी इल्म नहीं था कि जिस आलीशान महल की नींव पर वह खड़ी है, उसके नीचे की ज़मीन खिसकने वाली है। तभी हॉल के भारी दरवाज़ों को पार करते हुए आरंभी की आँखों में आज वह हमेशा वाली सौम्यता नहीं थी, बल्कि वहाँ एक ऐसी दहकती हुई आग थी जो किसी को भी भस्म कर सकती थी। उसका चेहरा गुस्से से लाल था और उसकी मुट्ठियाँ कस चुकी थीं। आरंभी को इस हाल में देखकर हॉल में मौजूद कुछ करीबी लोग फुसफुसाने लगे, लेकिन आरंभी को किसी की परवाह नहीं थी। उसकी नज़रें पूरे हॉल में सिर्फ एक चेहरे को ढूंढ रही थी। जैसे ही आरंभी की नज़र अवंतिका पर पड़ी, उसके कदमों की रफ्तार बढ़ गई। वह बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे अवंतिका की तरफ बढ़ने लगी। उसके चलने की थाप में एक ऐसा खौफ था जिसने पार्टी के बैकग्राउंड म्यूजिक के असर को भी फीका कर दिया था। अवंतिका ने जब अपनी तरफ आते हुए आरंभी को देखा, तो पल भर के लिए उसकी आंखों में घबराहट की एक कौन चमकी, लेकिन उसने तुरंत खुद पर काबू पा लिया। उसने अपनी आदत के मुताबिक चेहरे पर एक नकली और हमदर्दाना मुस्कान लाते हुए कहा, अरे आरंभी, तुम आ गई। सब तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन तुम्हारे चेहरे का यह रंग क्यों उड़ा हुआ है? क्या अवंतिका की इस मक्कारी भरी आवाज़ ने आरंभी के भीतर सुलगते हुए गुस्से के ज्वालामुखी को और भड़का दिया। आरंभी ने अवंतिका से महज 2 कदम की दूरी पर रुककर उसे ऐसी नज़रों से घूरा, मानो वह उसकी आत्मा के पार देख रही हो। हॉल में अचानक सन्नाटा पसरने लगा था क्योंकि मेहमानों को समझ आ गया था कि यहाँ कोई बहुत बड़ा तूफ़ान आने वाला है। आरंभी ने अपनी आवाज़ को बेहद धीमा लेकिन बेहद तीखा रखते हुए कहा, सब ठीक है अवंतिका, यह सवाल तुम मुझसे पूछ रही हो या खुद से अपनी तबाही का वक़्त पूछ रही हो? आरंभी के इस तीखे प्रहार से अवंतिका के चेहरे की हवाइयाँ उड़ने लगीं, लेकिन उसने अपनी ऊँची आवाज़ का सहारा लेते हुए माहौल को सँभालने की कोशिश की। उसने थोड़ा पीछे हटते हुए कहा, आरंभी, तुम होश में तो हो? तमीज़ भूल गई हो क्या? यह रायचंद ख़ानदान का फंक्शन हो। अगर कोई निजी बात है, तो अंदर कमरे में चलकर बात करते हैं। अवंतिका का यह पैंतरा हमेशा काम आता था, लेकिन आज उसका सामना एक ऐसी औरत से जो अपना सब कुछ दाँव पर लगाकर सच की तलाश में निकली थी। तमाशा! आरंभी जोर से हँसी, लेकिन उस हँसी में सिर्फ दर्द और नफ़रत थी। उसने चिल्लाकर कहा, तमाशा तो तुम इतने सालों से इस घर में कर रही हो अवंतिका। हर रिश्ता, हर जज़्बात, हर सच को तुमने फ़ायदों के तराजू में तौला है, लेकिन आज खेल खत्म हो चुका है। आज इस भरे बाज़ार में, इस आलीशान महफ़िल में तुम्हारा वह नकाब उतरेगा जिसे पहनकर तुम खुद को देवी समझती हो। आरंभी की आवाज़ पूरे हॉल में गूंज उठी जिससे वहाँ मौजूद वेटर, मेहमान और परिवार के बाकी सदस्य सहम गए। अवंतिका का गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुँच रहा था। उसने अपने हाथ लहराते हुए कहा, बस करो आरंभी, बहुत सुन लिया तुम्हारी बकवास। गार्ड्स, कहाँ हैं गार्ड्स? इस पागल औरत को इस घर से बाहर निकालो। लेकिन अजीब बात ये थी कि अवंतिका के बार-बार चिल्लाने के बावजूद कोई भी गार्ड अपनी जगह से नहीं हिला। हर कोई पत्थर की मूरत बना खड़ा रहा। आरंभी ने एक ठंडी मुस्कान के साथ अवंतिका की तरफ देखा। चिल्लाओ अवंतिका, जितना चिल्ला सकती हो चिल्लाओ। आज तुम्हारी कोई भी ताकत, तुम्हारा कोई भी मोहरा तुम्हें मेरी अदालत से नहीं बचा पाएगा। तुम सोच रही हो ना कि गार्ड्स तुम्हारी बात क्यों नहीं सुन रहे? क्योंकि इस घर के असली मालिक और यहाँ के रखवाले अब जान चुके हैं कि वफ़ादारी इंसान से की जाती है। किसी आस्तीन के अब तेजी से धड़कने लगा था। उसे महसूस होने लगा था कि शिकंजा कस चुका है। आरंभी ने अपने हाथ से एक इशारा किया और हॉल के पिछले दरवाजे से एक शख्स अंदर दाखिल हुआ। वह शख्स और कोई नहीं, बल्कि शहर के नामी कैटरिंग सर्विस का वही मुख्य वेटर था, जो उस बदकिस्मत रात को वीआईपी लाउंज में ड्यूटी पर था। रमेश। रमेश को देखते ही अवंतिका के पैरों तले की ज़मीन पूरी तरह खिसक गई। उसके माथे पर पसीने की बूंदें छलक आईं, का पल्लू उसके कांपते हाथों से छूटने लगा। रमेश का चेहरा खौफ से पीला पड़ा हुआ था, लेकिन उसकी आँखों में एक पछतावा साफ देखा जा सकता था। वह दबे कदमों से चलता हुआ आरंभी के पास आकर खड़ा हो गया और उसने अपने सिर को झुका लिया। आरंभी ने रमेश के कंधे पर हाथ रखा और बेहद सख्त लहजे में कहा, डरो मत रमेश, यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं,
वे कानून और समाज के रखवाले हैं। आज तुमने अपनी आँखों से देखा था, आज तुम्हें उस राज से पर्दा उठाना होगा जिसे छुपाने के लिए तुम्हें लाखों रुपए की घूस दी गई और तुम्हारे परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई। रमेश ने काँपती हुई आवाज़ में अवंतिका की तरफ उँगली उठाई और कहा, हाँ, मैडम, हाँ, मैं सब सच बताऊँगा। मुझे माफ़ कर दीजिए लेकिन अब मैं इस पाप का बोझ और नहीं उठा सकता। उस रात जो कुछ भी हुआ उसकी मास्टरमाइंड यही औरत है, अवंतिका रायचंद। हॉल में एक साथ कई लोग गैसप हाँफने लगे। कानाफूसी का शोर अचानक बढ़ गया। अवंतिका ने आव देखा न ताव। वह झपटकर रमेश की तरफ बढ़ी और उसका कॉलर पकड़ने की कोशिश करते हुए चिल्लाई, झूठे, नीच इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर उँगली उठाने की? आरंभी ने तुम्हें कितने पैसे दिए हैं यह झूठ बोलने के लिए? मैं तुम्हें बर्बाद कर दूँगी, तुम्हें जेल भिजवा दूँगी। अवंतिका का यह रूप देखकर वहाँ मौजूद लोग दंग रह गए। वह जो हमेशा खुद को बेहद शालीन और संस्कारी दिखाती थी, आज एक मामूली वेटर पर इस तरह चीख रही थी जैसे कोई अपराधी पकड़े जाने पर बिलबिला उठता है। आरंभी ने तुरंत बीच में आकर अवंतिका का हाथ झटक दिया और उसे पीछे ढकेल दिया। आरंभी ने अवंतिका को पीछे धकेलते हुए कहा, छूना भी मत इसे। इसके बदन पर तुम्हारी दी हुई धमकियों के निशान भले ही हों, लेकिन आज इसके पास सच की ढाल है। रमेश, बिना डरे बोलो। पूरी महफिल को सुनाई देना चाहिए कि इस सो कॉल्ड महान औरत की असलियत क्या है। रमेश ने अपनी जेब से एक रुमाल निकाला, अपना पसीना पोंछा और फिर गहरी सांस लेकर बोलना शुरू किया। उस रात, जब पार्टी खत्म हो रही थी, मुझे अवंतिका मैडम ने चुपके से अपने पर्सनल केबिन में बुलाया था। उन्होंने मेरे हाथ में एक छोटी-सी काँच की शीशी थमाई थी। उस शीशी में कोई नशीला और जानलेवा केमिकल था। उन्होंने मुझसे कहा था कि इसे बड़े साहब कि रमेश की बात सुनकर हवेली की दीवारें जैसे हिल गईं, हर कोई सन्न रह गया। रमेश ने आगे कहा, मैंने पहले मना किया था। मैंने कहा था कि मैं ऐसा पाप नहीं कर सकता, लेकिन तब मैडम ने अपने गुंडों की तस्वीर दिखाई जो उस वक़्त मेरे घर के बाहर मेरी बूढ़ी माँ और मेरी 7 साल की बेटी पर बंदूक ताने खड़े थे। इन्होंने मुझसे कहा कि अगर मैंने वो ज़हर बड़े साहब की ड्रिंक में नहीं मिलाया, तो अगली सुबह मेरे परिवार की लाशें मिलेंगी। मैं डर गया था साहब, मैं बहुत डर गया था। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैंने अपने हाथों से वो ज़हर मिलाया और जब बड़े साहब तड़प-तड़प कर फर्श पर गिर गए, तो इन्होंने पुलिस को फ़ोन करके ये कह दिया कि साहब को दिल का दौरा पड़ा था। ये सुनते ही आरंभी की आँखों से आँसू तो बहे, लेकिन वे आँसू दुःख के नहीं बल्कि प्रतिशोध की अग्नि के थे। उसने अवंतिका की तरफ देखा। अवंतिका का चेहरा सफ़ पड़ चुका था, उसकी साँसें उखड़ रही थी और वह लड़खड़ाते हुए एक पिलर के सहारे टिक गई। आरंभी ने उसके करीब जाकर कहा, सुना तुमने? सुना इस बेगुनाह की जुबानी अपना काला चिट्ठा। तुम सोचती थी कि तुम पैसे के दम पर हर गवाह को खरीद लोगी। तुम सोचती थी कि तुम हर सबूत को मिटा दोगी। लेकिन तुम भूल गई थी अवंतिका कि पाप का घड़ा जब भरता है तो उसकी गूंज बहुत दूर तक जाती है। अवंतिका ने अपनी आखिरी कोशिश करते हुए कहा, यह सब बकवास है। इस वेटर की बात का क्या भरोसा? इसके पास क्या सबूत है कि मैंने इसे पैसे दिए थे या ज़हर दिया था? कोर्ट में यह सब टिकेगा नहीं आरंभी। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अवंतिका की इस ढिठाई पर आरंभी को हँसी आ गई। उसने अपने बैग से एक वॉइस रिकॉर्डर और कुछ पेपर्स निकाले और उन्हें हवा में लहराते हुए कहा, मुझे पता था कि तुम अपनी आखिरी सांस तक झूठ बोलोगी। इसीलिए मैं सिर्फ इस गवाह को लेकर नहीं आई हूँ। ये देखो, यह है उस बैंक ट्रांज़ैक्शन की कॉपी जो तुमने रमेश के भाई के अकाउंट में विदेश से ट्रांसफ़र करवाई थी और यह इस रिकॉर्डर में तुम्हारी और तुम्हारे उस शूटर की बातचीत है, जिसमें रमेश के परिवार को खत्म करने की प्लानिंग कर रही थी। आरंभी ने जैसे ही रिकॉर्डर का बटन दबाया, पूरे हॉल में अवंतिका की ही आवाज़ गूंज उठी। रमेश का काम होते ही उसके पूरे खानदान को साफ कर देना। अपनी ही आवाज़ को इस तरह सबके सामने सुनते ही अवंतिका के पैरों के नीचे से बची-कुची ज़मीन भी गायब हो गई। वह घुटनों के बल फर्श पर गिर पड़ी। उसका सारा घमंड, उसकी सारी चालाकी और उसका रौद्र रूप एक पल में ताश के पत्तों की तरह ढह गया। वह गुस्से और डर के मारे थर-थर काँप रही थी। हॉल में मौजूद हर शख्स अब उसे नफ़रत और हिकारत की नज़रों से देख रहा था।